बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताएंगे। हौज काजी इलाके में एनआईए की रेड पड़ी है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक राजस्थान के टोंक समेत कई अन्य लोकेशन पर एनआईए की रेड। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर एनआईए का छापा। राजस्थान में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली से बड़ी खबर, हौज काजी इलाके में रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। एनआईए की ये छापेमार कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर छापा। राजस्थान में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक राजस्थान के टोंक समेत कई अन्य लोकेशन पर एनआईए की रेड। शंकर आनंद हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। शंकर, क्या जानकारी? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि मुख्य तौर पर दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जो शुरुआती हमारे सूत्र बताते हैं कि पीएफआई से जुड़े हुए कई जो उसके समर्थक हैं, उसके खिलाफ भी आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पीएफआई संस्था की अगर बात करें तो वो प्रतिबंधित संगठन है। केंद्र सरकार के द्वारा पहले से उसको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उसके कई जो उसके संगठन से जुड़े हुए कई जो लोग हैं, पिछले कुछ समय से लगातार एक्टिव हो रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। तो इन तमाम मामलों की जानकारी मिलने के बाद जांच एजेंसी के द्वारा तमाम इनपुट्स को खंगाला गया और उसके बाद एक साथ कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले में तकरीबन 2 घंटे के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा की जाएगी और अभी लोकेशन के बारे में तमाम जानकारियां एनआईए के द्वारा भी साझा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोकेशन पर अधिकारी जो जांच एजेंसी के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। तो जब तक लोकेशन पे पहुंच ना जाए, जब तक कार्रवाई स्टार्ट ना हो जाए, तब तक जानकारियों को गुप्त रखा जाता है, साझा नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ एक कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है कि कई बार जब सर्च लोकेशन पर कुछ अधिकारी जाते हैं तो उसके बाद एक लोकेशन से दूसरे अधिकारी दूसरे लोकेशन पे भी जाना होता है और कई उससे जुड़े हुए इनपुट को खंगालना होता है। इससे तमाम जानकारियों को फिलहाल साझा नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कई राज्यों में एक साथ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से भी जुड़े कनेक्शन को इस मामले में ही खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, शंकर। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। जनता की समस्याओं में ढिलाई करने वाले 5 जिलों के अफसरों पर कार्रवाई। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल के चकबंदी अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। संभल के कई गांवों की चकबंदी में शून्य प्रगति पर बंदोबस्त। अधिकारी सहायक चकबंदी अधिकारी का 1 माह का वेतन रोकने के निर्देश। बिजनौर में बंदोबस्त किए गए हैं। अधिकारी विजय कुमार का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। पांच जिलों के अफसरों पर एक्शन। लखनऊ से बड़ी खबर। संकेत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी? शंकर, संकेत, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से जनता की जो समस्याएं हैं उनमें ढिलाई करने वाले 5 जिलों के अफसरों पर कार्रवाई हुई है। इसमें मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल के चकबंदी अधिकारी हैं। इन लोगों ने आईजीआरएस में जो शिकायतें आई उनका समाधान बेहतर तरीके से नहीं किया और जब इसकी मीटिंग की गई उसमें पूरा ब्यौरा मांगा गया। उस दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक भी जो प्रगति है शिकायत की निस्तारण की वो शून्य है। एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया। ऐसे मामले में 5 जिलों के अफसरों पर कार्रवाई की गई है। इसमें बिजनौर के बंदोबस्त अधिकारी विजय कुमार का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरीके से संभल में भी बंदोबस्त अधिकारी समेत चकबंदी अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। तो 5 जिलों के अफसर हैं मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल। इनके वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं योगी सरकार ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और एसपी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जिसमें कि स्वार के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने गवाही दी और इस मामले में कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें बचाव पक्ष से बहस होनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हम जानकारी एसपी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उमर को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में राजस्व अधिकारी ने अगस्त 2020 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये बड़ी खबर। बलिया में ब्रिज का स्लैब गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने उप परियोजना प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एमडी राकेश सिंह को जांच के लिए भेजा था। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बलिया के डीपीएम देशराज सिंह को किया निलंबित। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर इसे माना जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बलिया के डीपीएम देशराज सिंह को निलंबित कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद इसका बड़ा असर हुआ है। उप परियोजना प्रबंधक निलंबित। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। दोपहर करीब 2 बजे आएगा अदालत का फैसला। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील महक माहेश्वरी ने दाखिल की थी जनहित याचिका। साल 2020 में ही दाखिल की गई थी जनहित याचिका। अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दी जाने की भी मांग की गई थी। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था। मंदिर को तोड़कर वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से धर्मनगरी मथुरा के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी करीब 4 घंटे तक कान्हा की नगरी में रहेंगे और सुबह करीब 11 बजे फरह में दोपहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दीनदयाल धाम जाएंगे। सुबह 11:30 बजे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक भवन पर पहुंचकर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल भी होंगे और सुबह 11:35 पर सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो ग्रामोद्योग केंद्र जाएंगे और किसान संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे दीनदयाल धाम में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद फरह से 2:05 पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोल्फ कार का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2:35 पर सीएम योगी रामलीला ग्राउंड से ताज नगरी आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम योगी आज एक बार फिर से धर्मनगरी मथुरा के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी करीब 4 घंटे तक कान्हा की नगरी में रहेंगे और सुबह करीब 11 बजे फरह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पहुंचेंगे। आगरा में सीएम योगी लघु उद्योग भारती के सम्मेलन में शामिल होंगे और दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक फतेहाबाद रोड से केएनसीसी सभागार में ये अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में 60 जिलों में 1500 उद्यमी रहेंगे।
मंगलवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को पेश किया गया था। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब यूपी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। साथ ही बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल करने का भी फैसला लिया गया है। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में बस चलाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कंपनी बनती है, विशेष कंपनी जो बनती है, वो बनाने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इसकी और थोड़ा मैं आपको डिटेल बताऊं। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में नगरीय बस सेवा के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70 लाख 26,000 रुपए का प्राविधान किया गया है, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। इनमें से खासतौर से आवासीय भवन ये 255 लाख 23,000 255 करोड़ 23 लाख 7,000 रुपया और 176 करोड़ 47 लाख 19,000 रुपए का अनावासीय भवनों के लिए क्वांटिफाई किया गया है। इस पर माननीय मंत्रिपरिषद की सहमति आज मिल गई। देश की मंत्रिपरिषद ने माननीय योगी जी के अध्यक्षता में जो लिया गया, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का संबंध में आप सब जानते हैं कि 1976 में नोएडा का गठन हुआ था और उसमें टाउनशिप भी विकसित किए जाने की बात कही गई थी। तो उसी तर्ज पर बुंदेलखंड मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ हो गया है। ये 86 में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। अभी तक 47 वर्षों के बाद ये पहला मौका ऐसा है जब इस प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण बन रहा है। और रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने 2 महिलाओं को रौंद दिया। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। लालगंज कोतवाली के संबेसी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू डीसीएम ने 2 महिलाओं को रौंद दिया है। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के लिए मंत्री वाले दांव चल रखी है और इस बार 24 के रण में योगी के मंत्री दम दिखाने वाले हैं और इसके लिए उन सीटों पर सर्वे किया जा रहा है जहां पर यूपी के मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइट प्लान पर काम कर रही बीजेपी उन वर्तमान सांसदों को आराम देने वाली है जो पिछले 4 सालों से आराम मोड में हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम तो किया लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए। उन सांसदों को 24 की चुनौतीपूर्ण रण से दूर रखकर उन मंत्रियों और विधायकों की लिस्ट तैयार हो रही है जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल एक्टिव मोड में रहते हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है।
भारतीय जनता पार्टी बाकायदा इन मंत्रियों के क्षेत्र का सर्वे भी करा रही है कि आखिर इन मंत्रियों के क्षेत्र में इनकी कैसी छवि है। इसके अलावा किस मंत्री के लिए कौन सी लोकसभा की सीट बेहतर रहेगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश का फॉर्मूला आजमाने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि योगी के कई मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी के विधायकों को भी मौका मिलेगा। लोकसभा सीटों पर सर्वे का काम शुरू, कई मंत्रियों के नाम सर्वे में शामिल। दरअसल बीजेपी हर हाल में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य से चुनाव मैदान में है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो रही है। अगर मान लो किसी मान्य मंत्री के परिस्थितियां अनुकूल होंगी और वो जीत सकते होंगे, रायशुमारी में उनका नाम आएगा, तो निश्चित रूप से हम करते रहें ऐसा। लेकिन हमारी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी आदेश करेगी हम सब लोग तैयार हैं। 80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी उन प्रत्याशियों को ही मौका देने वाली है जिसकी पकड़ अपने क्षेत्र में हो और इसकी बारीकी को जानने के लिए हर लोकसभा से दूसरे लोकसभा के कार्यकर्ता को लगाया गया है जो अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उन मंत्रियों विधायकों के नाम को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जा रहा है जिसे 24 में चुनाव लड़ाया जा सके। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर विपक्ष की भी नजर है। देखिए, एनडीए गठबंधन जिस भी नेता की जहां उपयोगिता समझेगी उस नेता को वहां इस्तेमाल किया जाएगा और वहां उसको मैदान में उतार करके जनता के बीच में भेजा जाएगा। हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं। आईएनडीए गठबंधन की तरह नहीं कि आपस में सरफटौल किया जाता। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व, हमारे एनडीए घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है ऊपर वो तय करते हैं किसको लड़ना है किसको नहीं लड़, जिसको भी वो मैदान में उतारेंगे उनको सभी एनडीए के सामूहिक नेता मिल करके उनको जिताने का प्रयास करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हार उनको सामने दिखाई देने लगी है। हार से बचने के लिए उन्हें पता है कि जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनको 2024 में हराएगी, इसलिए यहाँ भी वो मंत्री उतारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मंत्री उतार लीजिए, चाहे कैबिनेट मंत्री उतार लीजिए, चाहे सेंटर के उतार लीजिए, चाहे आप स्टेट के उतार लीजिए, हारना आपका तय है। मतलब जो 2019 में सांसद बन गए उनमें से कुछ का पत्ता कटेगा और उनमें बचेगा या तो एनडीए के सहयोगी है या फिर वो चेहरा जो योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है और जो अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तल्लीनता के साथ काम कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।